देखिए आज शुरू करेंगे एविडेंस का धारा 148 से। धारा 148 कहती है आपकी कि न्यायालय विनिश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। मतलब इस बात का निर्धारण न्यायालय करता है कि किसी साक्षी से कब प्रश्न पूछा जा सकता है और उसको उत्तर देने के लिए कब विवश किया जा सकता है, कौन सी परिस्थिति है। इसमें लिखा है यदि कोई प्रश्न ऐसी बात से संबंधित है जो उस बात या कार्रवाई में वहां तक के सिवाय जहां तक कि वह साक्षी के सील को दोष लगाकर उसके विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय विनिश्चय करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं। और यदि वह ठीक समझे तो साक्षी को सचेत कर सकेगा कि वह उसका उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं है। अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय निम्नलिखित बातों को विचार में ध्यान में रखेगा। ये बाद में देखेंगे। ये क्या कह रहा है, कोई ऐसा प्रश्न जो साक्षी के सील से संबंधित है और परिस्थितियों के अनुसार वो क्या है, सुसंगत नहीं है। ये कौन सी मामले में सुसंगत नहीं है, ये कह रहा है सुसंगत नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न जो सुसंगत नहीं है। और क्या है, वो साक्षी के सील को दोष लगाकर या साक्षी के सील से संबंधित है। सीधा सीधा याद रखें कि साक्षी के सील से संबंधित क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो साक्षी के सील से संबंधित है और ऐसा क्वेश्चन जो है उस मामले की परिस्थितियों के अनुसार जो है सुसंगत नहीं है। साक्षी के सील पर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो साक्षी पे सील पर दोष लगाता है और वो मामलों की परिस्थितियों के अनुसार क्या है, सुसंगत नहीं है। अगर क्वेश्चन देखिए सुसंगत होता है तो पूछा ही जाता है, लेकिन अगर सुसंगत नहीं और वो सील से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो ऐसी जब कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में है न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि उसको उस प्रश्न का जो है उत्तर दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अगर न्यायालय को लगता है कि उत्तर दिया जाना चाहिए तो जो भी व्यक्ति है जिससे ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है उसे न्यायालय वार्निंग दे सकता है कि जो क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं ये जो क्वेश्चन है आपके हित के विरुद्ध, आपके हित में नहीं है, आपके हित में नहीं है, ऐसा न्यायालय उसे वार्निंग दे सकता है। तो सीधा सीधा बात है, अगर कोई क्वेश्चन सुसंगत नहीं है और वो सील से जुड़ा हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी अनुमति जो है न्यायालय देगा, है ना। न्यायालय अगर देता है तो ही पूछे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। रिलेवेंट तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर रिलेवेंट नहीं है तो फिर ऐसे मामलों में जो है अनुमति न्यायालय के द्वारा देगा। अब ये कहता है ऐसे क्वेश्चन को जब निर्धारण करना हो कि पूछना है या नहीं पूछना है तो उसके लिए भी न्यायालय के लिए 3 या 4 जो है सिद्धांत बनाए गए, मार्गदर्शन, जिनके आधार पर न्यायालय ये डिसाइड करता है कि वो क्वेश्चन पूछने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए। पहला है, ऐसे प्रश्न उचित हैं यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा प्रवहन किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गंभीर प्रभाव डालेगा। तो सीधी सीधी बात है एक ही लाइन में कि अगर कोई ऐसा प्रश्न है, भले ही सुसंगत नहीं है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऐसा है कि साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है, साक्षी की विश्वसनीयता पर उससे प्रभाव पड़ता है, साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रभाव डालने वाला कोई क्वेश्चन है, साक्षी की विश्वसनीयता पर अगर कोई प्रभाव डालने वाला क्वेश्चन है और ऐसा प्रश्न है कि अगर उसको पूछा जाता है तो न्यायालय के सामने जो भी तथ्य हैं उससे साक्षी की विश्वसनीयता पर जो है प्रभाव पड़ता है, या कह सकते हैं कि साक्षी की विश्वसनीयता जाहिर होती है या ये पता पड़ता है कि वो विश्वास करने योग्य नहीं, इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो फिर वो पूछने की अनुमति न्यायालय दे सकता है। दूसरा, ऐसे प्रश्न अनुचित हैं यदि उनके द्वारा प्रवहन किया गया लांछन ऐसी बात के संबंध में है जो समय में उतनी अतीत है जो इस प्रकार है कि लांछन की सत्यता उस विषय में जिसका साक्षी परिसाक्ष्य देता है साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर प्रभाव नहीं डालेगी या बहुत थोड़ी मात्रा में प्रभाव डालेगी। तो ये कह रहा है, दूसरा नियम ये है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि उससे साक्षी काफी पुराना क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो उसकी विश्वसनीयता वाला क्वेश्चन है लेकिन काफी पुराना, जो मामला चल रहा है उससे काफी पुराना कोई क्वेश्चन है और अगर उससे जो है साक्षी की विश्वसनीयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर मैटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और पड़ता भी है तो बहुत अल्प मात्रा में जो है पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की न्यायालय अनुमति नहीं देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिससे साक्षी की विश्वसनीयता प्रभाव तो पड़ता है लेकिन बहुत मामूली प्रकार का पड़ता है और जो क्वेश्चन है काफी पुराना है तो न्यायालय ऐसे क्वेश्चन पूछने की अनुमति नहीं देगा। अगला कहता है, ऐसे प्रश्न अनुचित हैं यदि साक्षी के सील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अनुपात है। तो ये कह रहा साक्षी के
अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लांछन के महत्व और साक्षी के महत्व, लांछन और साक्षी के महत्व, जो लांछन आप लगा रहे हो, लांछन और साक्षी का महत्व, उसमें काफी डिफरेंस है, काफी अंतर है, काफी जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की भी जो है न्यायालय अनुमति नहीं देगा। ये जाने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत है। अगला कहता है न्यायालय यदि वह ठीक समझे साक्षी के उत्तर देने से इनकार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर दिया जाता तो वह प्रतिकूल होता है। ये न्यायालय की डिस्क्रिप्शन पावर है कि अगर साक्षी कोई जवाब नहीं देता है तो न्यायालय यहाँ उपधारणा कर सकता है कि अगर इसने जवाब दिया होता तो ये जो जवाब है उसके प्रतिकूल होता। प्रतिकूल होता है, किसके प्रतिकूल होता है? जिसने जवाब दिया होता उसके प्रतिकूल होता है। उसने अगर कुछ नहीं कहा तो ऐसा जरूरी नहीं है, न्यायालय अनुमान लगा सकता है। न्यायालय ऐसा अनुमान लगा सकता है कि अगर इसने जवाब दिया होता है तो ये जवाब जो है इसके प्रतिकूल गया होता है, इसीलिए इस व्यक्ति ने क्या है, जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो ये 148 है। अब 149 देखेंगे। 149 कहता है युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न ना पूछा जाना। सेक्शन 149 ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है युक्तियुक्त आधारों के, युक्त आधारों के बिना प्रश्नों का ना पूछा जाना, प्रश्न ना पूछे जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि जो भी क्वेश्चन आप करते हैं उनके कोई आधार होनी चाहिए, आधारशिला होनी चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। बेवजह कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर रिलेवेंट है, जुड़े हुए हैं और उनकी कोई आधारशिला है, कोई आधार है, तभी जो है आप उन क्वेश्चनों को जो भी साक्षी है उससे पूछ सकते हैं। बेवजह क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, या कह लीजिए फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये कहता है कोई भी ऐसा प्रश्न जैसा कि धारा 148 में निर्दिष्ट है नहीं पूछा जाना चाहिए जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार ना हो कि वह लांछन जिसका उसने प्रवण होता है सुधारित है। सुधारित का अर्थ है यहाँ एक मिनट, सुधारित, सुधारित ही है ना? हाँ, सुधारित का अर्थ है अच्छी तरह, अच्छा, अच्छा कोई कारण नहीं है। सुधारित अच्छी तरह आधारित, सुधारित का अर्थ लिखा है अच्छी तरह आधारित। इसका मतलब है कोई ठोस कारण नहीं, कुल मिला के कोई ठोस वजह नहीं है, तब तक इस तरीके के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। मतलब कोई ठोस वजह होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। उदाहरण लिखे हैं इसमें, देखिए ये कहता है कहा किसी बैरिस्टर को किसी अटर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया कि वह एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। साक्षी से वह यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, युक्तियुक्त आधार है। ये जो मैंने कल बताया था ना, ये कह रहा है कि वो एक वकील था, उस वकील को ये सूचना मिली कि जिस साक्षी का वो बयान लेने जा रहा है वो वकील, वो जो है साक्षी क्या है, एक डाकू है, यानी डकैत है। वो साक्षी क्या है, डकैत है। उसको कहीं से जानकारी मिली कि ये जो साक्षी जिससे आप क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या है, वो एक डकैत है। तो वो जो वकील था वो अपने साक्षी से पूछता है क्या आप डकैत हैं? तो ये कह रहा है कि जो उसने क्वेश्चन किया कि आप डकैत हैं, ये क्या है, ये युक्तियुक्त आधार है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि उसको जानकारी मिली थी, है ना? उसको अपने स्रोतों से जहां से भी जानकारी मिली हो तो उसे जानकारी मिली, तो ये प्रश्न पूछने का क्या है, युक्तियुक्त आधार है। युक्तियुक्त क्या है, आधार है। ऐसा ही दूसरा देखिए, ये क्या है, युक्तियुक्त आधार है क्योंकि उसको जानकारी मिली, है ना? और जानकारी मिली, जिस जानकारी की वजह से उसने क्या पूछा, उससे क्वेश्चन किया कि आप डकैत हैं। तो ये डकैत का जो क्वेश्चन उसने किया उससे, ये कैसा है, ये जायज क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा इसी का, किसी वकील को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए क्या कि वह डकैत युक्तियुक्त आधार है। ये क्या कह रहा है, ये भी सेम उसी टाइप का है कि कोई व्यक्ति जो है उसको जानकारी मिलती है, क्या कहता है, वकील को बताता है कि भाई ये डकैत है, और उसके प्रमाण भी देता है कि साहब ये व्यक्ति जो जिससे आप क्वेश्चन करने वाले हैं ये डकैत है। तो उसके पास साहब क्या है, प्रमाणित करने के लिए प्रमाण भी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी युक्तियुक्त माने जाएंगे। कुल मिला के प्रमाण है उसके पास। दूसरा देखिए अभी, हाँ अब ये देखिए तीसरा वाला ये कहता है किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है अटकल पच्चू पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है, यह प्रश्न के लिए कोई युक्ति आधार नहीं है। ये क्या कह रहा है, अटकल पच्चू का मतलब है बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी कारण के। ये कह रहा है किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति है
जिसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये कौन है क्या है, ना कोई जानकारी है उसके बारे में, और बगैर जानकारी के एक वकील उससे पूछता है कि भैया आप डकैत हो, अटकल पच्चू लिखा है ना, मतलब बगैर उद्देश्य के, अटकल पच्चू का मतलब है बगैर उद्देश्य के, बगैर उद्देश्य के, कोई उद्देश्य नहीं है उसका उससे ये क्वेश्चन करने का, कोई मतलब भी नहीं है, वो जबरदस्ती उससे क्वेश्चन कर रहा है कि आप डकैत हो, तो इस तरीके का क्वेश्चन क्या माना जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जो है युक्तियुक्त पूछने, ऐसे क्वेश्चन करने का जो आधार है वो युक्तियुक्त नहीं माना जाएगा। तो याद रखें कि उद्देश्य, बगैर उद्देश्य के अगर पूछता है अटकल पच्चू, ये आता है क्वेश्चन, अटकल पच्चू पूछता है, तो ये क्या नहीं, ये युक्तियुक्त आधार नहीं है इस तरीके का क्वेश्चन करने का। मतलब जब कोई आप क्वेश्चन करते हो तो उसकी एक ठोस वजह होनी चाहिए, उसका एक रीजन होना चाहिए, आपके पास कोई ठोस सबूत होने चाहिए, तब आप उससे पूछ सकते हो। जानकारी मिली तो जब जानकारी कोई व्यक्ति देता है तो उसकी बदले में वो आपको कुछ सबूत भी देगा, उसने आपको तो तथ्य भी बताए होंगे जिस वजह से आपने क्वेश्चन करा, तो वो आधार हो जाता है। लेकिन कोई आधार नहीं है, बेवजह बगैर उद्देश्य के आप क्वेश्चन करते हो तो वो क्या होगा, वो ये माना जाएगा कि उस क्वेश्चन करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है। अब देखिए 150 कहता है युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। अब ये कह रहा है न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा, आगे का सेक्शन इसी का है 150। ये कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन बगैर आधार के पूछ लिया जाता है तो न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा। देखिए ये कहता है यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी द्वारा पूछा गया था तो वह मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य अधिकारी प्राधिकारी को जिसके ऐसा बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोजनों के लिए अधीन है रिपोर्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि जब कोई वकील अटकल पच्चू क्वेश्चन करता है या बेवजह क्वेश्चन करता है, फालतू के क्वेश्चन करता है, तो न्यायाधीश क्या कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ। न्यायाधीश क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट करेगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसकी रिपोर्ट करेगा, या वो जो प्राधिकारी जिसके अधीन वो वकील है, जिसके अधीन वो वकील काम करता है, उसको उसकी शिकायत करेगा। ठीक है, तो याद रखना है सामान्यतः यही पूछा जाता है। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, हाई कोर्ट में उसकी शिकायत करेंगे, या फिर जिसके अधीन भी वो प्रैक्टिस करता है या जिसके अधीन है, मान लीजिए ना कोई बैरिस्टर, प्लीडर है, वकील है, सरकारी वकील है, तो जिसके अधीन है उसको उसकी शिकायत की जाएगी। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, सीधा सीधा याद रखना कि हाई कोर्ट में उसकी शिकायत करेंगे कि ये वकील साहब है, नॉलेज वॉलेज है नहीं, फालतू के क्वेश्चन करते रहते हैं, तो इस तरीके से उनकी शिकायत की जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है कि जब कोई वकील बेवजह के क्वेश्चन करता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसकी हाई कोर्ट में शिकायत करता है। ठीक है, अब 151 सेक्शन 151 151 कहता है अशिष्ट और कलंकारात्मक प्रश्न। ये भी सेक्शन याद रखना है आपको, अशिष्ट और कलंकारात्मक प्रश्न। ये सेक्शन याद रखना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 151। अशिष्ट और कलंकारात्मक प्रश्न से संबंधित सेक्शन कौन सा है, 151। ये याद रखना कि न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछ का जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकारात्मक समझता है, चाहे वह ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हो, निषेध कर सकेगा, जब तक कि वे विवादकों तथ्यों के या उन प्रश्नों के संबंध में ना हो जिनको ज्ञात होना अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवादक तथ्य विद्वान थे या नहीं। ये क्या कह रहा है कि जब भी न्यायालय को लगता है कि कोई प्रश्न अशिष्ट है, कलंकारात्मक है, तो ये कह रहा है चाहे वो क्वेश्चन जो है मामले की प्रकृति से चाहे वो सुसंगत ही क्यों ना हो, तो भी न्यायालय कह सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन ना किए जाए, सिवाय एक कंडीशन है कि सिवाय अगर वो क्वेश्चन ही विवादक ना हो। मतलब अगर वो क्वेश्चन विवादक है, अगर वो क्वेश्चन विवादक है और उस क्वेश्चन और विवादक भी ऐसा है कि उस क्वेश्चन का निराकरण करना अति आवश्यक है, उनको छोड़ के निराकरण करना आवश्यक है, इस परिस्थिति को छोड़ के बाकी सभी परिस्थितियों में जब भी न्यायालय को लगता है कि कोई अशिष्ट गलत तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है, कलंकारात्मक भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो न्यायालय कह सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन ना किए जाए, भले ही वो रिलेवेंट हो, सुसंगत हो, मामले पे थोड़ा बहुत उससे असर भी पड़ता हो, तो भी न्यायालय कह सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन ना किए जाए। हाँ, अगर वो क्वेश्चन अपने आप में विवादक है और विवादक भी ऐसा है कि मामले को निपटाने के लिए उस प्रश्न का निराकरण करना अति आवश्यक है, तो फिर न्यायालय उसको पूछने की अनुमति देगा, अन्यथा
न्यायालय चाहे तो उस क्वेश्चन को पूछने की अनुमति देने से इनकार कर सकता, मना कर सकता है किसी भी प्रक्रम पर। अब 152 कहता है अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न। ये 152 है, ये अपमानित और क्षुब्ध करने के लिए, अपमानित एवं क्षुब्ध क्षुब्ध करने के आशय से करने के लिए प्रश्न। ये भी याद रखना है आपको, 152 में किसी व्यक्ति को अपमानित करके प्रश्न करना। ये कहता है न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है तथापि वे न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वे अनावश्यक तौर पर संतापकारी हैं। संतापकारी का अर्थ होता है दूसरों को उससे पीड़ा होती है, किसी को ऐसे कोई क्वेश्चन है जिससे दूसरों को पीड़ा होती है, जो दूसरों को गुस्सा दिलाता है, जो आपसे करे कोई भी तो स्वाभाविक सी बात है आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, मतलब आपको एक क्या कहते हैं आपकी भावनाओं को चोट लगेगी, उस टाइप के क्वेश्चन है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के क्वेश्चन करता है और तो न्यायालय उनको पूछने से भी इनकार कर सकता है। न्यायालय को लगता है किसी भी प्रकरण पे कि जो वकील है वो इस तरीके के क्वेश्चन कर रहा है और वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो जानबूझकर किसी व्यक्ति को अपमानित और क्षुब्ध करने के आशय से कर रहा है, तो न्यायालय ऐसे प्रश्नों को पूछने से, जब वो वकील पूछता है, पूछने से इनकार कर सकता है, मना कर सकता है कि ऐसे क्वेश्चन ना किए जाएं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 153 देखिए, सेक्शन 153 153 153 कहता है सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। ये कहता है किसी व्यक्ति की सत्यवादिता परखने वाले, सत्यवादिता ये याद रखें बस एक शब्द, सत्यवादिता। धारा 153 में किसी व्यक्ति की सत्यवादिता कि वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो उसकी सत्यवादिता परखने वाले प्रश्नों का खंडन कह रहा है कि जो कोई उसकी सत्यवादिता परखने वाले जो क्वेश्चन है उसका खंडन करने का अपवर्जन मतलब रोक दिया जाएगा कि किसी व्यक्ति को लायबल है या नहीं है, तो उसका खंडन करने से न्यायालय रोक सकता है कि कोई व्यक्ति सत्यवादी है या नहीं है, तो उसका खंडन करने से जो है उस क्वेश्चन का, उसकी सत्यवादिता का खंडन करने से जो है न्यायालय व्यक्ति को रोक सकता है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है जबकि किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया है जो जांच में से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह इसके सील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और उसने उसका उत्तर दे दिया है, तब उसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि वह मिथ्या साक्ष्य उत्तर देता है तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सके। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब कोई क्वेश्चन किसी व्यक्ति से उसकी सत्यवादिता परखने के लिए किया जाता है और उसके जवाब में उसने कोई भी आंसर दे दिया, कोई भी उत्तर दे दिया हो, उसने उसका क्या दे दिया, उत्तर दे दिया, या कह लीजिए जो जवाब दे दिया, तो जो उसने उत्तर दिया है या जो उसने जवाब दिया है उस जवाब या उत्तर का खंडन करने के लिए अन्य कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। न्यायालय उस अन्य साक्ष्य को देने की अनुमति नहीं देगा। लेकिन अगर उसने जो उसके जो क्वेश्चन किया गया था, अगर उसने वो क्वेश्चन झूठा दिया तो झूठा जवाब देने के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जा सकती। कौन सा, ये व्यक्ति के विरुद्ध जिसने जो जवाब दिया है। उदाहरण भी आएगा इसमें, एक व्यक्ति से पूछा जाता है क्या आप कभी बेईमानी से अपने पद से हटाए गए हैं, मतलब आपने रिश्वत ली हो और आपको पद से हटाया गया, वो कहता है मेरे को नहीं हटाया गया। तो अब वो कह रहा है मेरे को नहीं हटाया गया, वास्तविकता में उसको हटाया गया था, असलियत में मान लो उसको हटाया गया था, तो उसने जो जवाब दिया है कि मुझे नहीं हटाया गया था, उसका खंडन करने के लिए जो है अन्य कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अब आप कहोगे नहीं दिया जाएगा तो उसने तो झूठ बोला तो झूठ बोलने के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। उसने झूठ बोला है, आगे जब भी साक्ष्य आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई मामला बनेगा। इस बात का मामला बनेगा कि आपसे पूछा गया था कि आपको बेईमानी से हटाया और आपने कहा नहीं हटाया, जबकि आपको सेवा नियमों से जो है बेईमानी करने की वजह से हटाया गया, यानी आपने बेईमानी की थी और आपकी सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो उसके खिलाफ जो है झूठ बोलने का जो उसने न्यायालय के समक्ष जो झूठी गवाही दी है उसके खिलाफ अलग से जो है बात चलेगा। लेकिन उसने उस समय जो उत्तर दिया है कि मेरे को नहीं हटाया गया, उसके बदले में अन्य कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। सामने वाली पार्टी अगर वो सोचे भी कि वो ये झूठ बोल रहा है, उसके बदले में कोई एविडेंस देना चाहे तो न्यायालय वो ग्रहण नहीं करेगा। न्यायालय बस इतना ही ग्रहण करेगा, आप इनसे पूछिए, उसने डिनाई कर दिया, बस पर्याप्त है। हाँ, अगर ये झूठ बोलेगा तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आगे कार्रवाई में पता पड़ता है कि जिसने झूठ बोला तो इसके खिलाफ झूठ बोलने का मामला अलग से दाखिल किया जाएगा कि इसने न्यायालय में झूठी गवाही दी, तो वो कार्रवाई चलेगी। ठीक है,
अब इसमें एक और दो अपवाद हैं। अपवाद एक कहता है यदि किसी साक्षी से पूछा जाए कि क्या वह तत्पूर्व किसी अपराध के लिए दोषित हुआ था और वो उसके प्रत्याख्यान करे तो उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सके, ये अपवाद है एक, पहला अपवाद याद रखना ये अपवाद। अपवाद एक कहता है कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि पहले भी दोष सिद्ध हो चुके हैं, दोष सिद्ध, पूर्व दोष सिद्धि की बात हो रही है कि भाई पूर्व दोष सिद्धि, पूर्व दोष सिद्धि, भैया आप पहले भी कभी दोष सिद्ध हुए इस मामले में, वो कहता कि नहीं। अगर वो कहता है नहीं तो इसका साक्ष्य दिया जा सकता है, ये अपवाद है। इस अगर वो कहता है कि नहीं मुझे पहले कभी कोई सजा नहीं हुई इस मामले में, तो इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। देखिए दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूर्व दोष सिद्धि की बात आए, आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि इसका पूर्व दोष सिद्धि का अगर कोई व्यक्ति जो है झूठा कथन करता है तो क्या उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है, खंडन करने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि इसका अपवाद कहता है कि दिया जा सकता है, उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपवाद है एक, इसीलिए दिया जा सकता है। याद लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, दिया जा सकता, पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य जो है दिया जा सकता है, अगर वो झूठ बोलता है तो दिया जा सकता है। दूसरा, यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाता है और वह सुझाए हुए तथ्यों के प्रत्याख्यान द्वारा उसका उत्तर देता है तो उसका खंडन किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है, यदि निष्पक्षता, अगर कोई व्यक्ति की निष्पक्षता वाला बात है, ये दूसरा अपवाद। अपवाद नंबर 2 ये कह रहा है निष्पक्षता, मतलब किसी व्यक्ति की निष्पक्षता पर ही सवाल है कि भाई जो आपने जो डिसीजन लिया था या जो आपने फैसला किया था वो निष्पक्ष था या नहीं था, या आपकी राय जो थी निष्पक्ष थी नहीं या नहीं थी। वो कहता है कि नहीं मेरी राय निष्पक्ष थी, जबकि वास्तविकता ये है कि उसने जो राय बनाई थी, मान लो उसने पैसे लेके अपनी राय बनाई थी किसी के पक्ष में, तो उसको साबित किया जा सकता है अगर निष्पक्षता वाली बात है और पूर्व दोषसिद्धि की बात है। तो ऐसे में जो है साक्ष्य दिए जा सकते हैं, इनका खंडन किया जा सकता है। इसने जो जवाब, किसका खंडन, जो बात इसने कही है उसका खंडन के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। पूर्व दोष सिद्धि का भी साक्ष्य दिया जा सकता है और निष्पक्षता का खंडन करने के लिए भी साक्ष्य दिया जा सकता है। इसकी निष्पक्षता के मामले में जो भी ये जवाब देता है, ये जवाब कहता है कि मैंने निष्पक्ष रूप से फैसला किया है, उसका खंडन करने के लिए। और पूर्व दोष सिद्धि में ये कहता है कि मुझे ऐसा पहले कोई दोष सिद्धि नहीं, तो उसका खंडन करने के लिए भी साक्ष्य दिया जा सकता है। ये इसके दो अपवाद हैं। ये दोनों अपवाद याद रखना, खासकर पहला वाला। अब उदाहरण इसके हैं, का किसी निम्नांकक के विरुद्ध एक दावे का प्रतिरोध कपट के आधार पर किया जाता है। दावेदार से पूछा जाता है क्या उसने पिछले संव्यवहार में कपटपूर्ण दावा नहीं किया था, वह इसका प्रत्याख्यान करता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि उसने ऐसा दावा समुच्चय में किया था, साक्ष्य अग्राह्य है। ये क्या कह, ये वही कह रहा है कि भाई कोई इनका जो है कोई क्या कहते हैं निम्नांकन के आधार पर, एक मिनट, निम्नांकन इसमें लिखा बीमा कोई संव्यवहार होगा, कोई बीमा वगैरह एग्रीमेंट वगैरह संव्यवहार है, उसके अनुक्रम में इससे पूछा जाता है कि भाई आपने जो है कपट वगैरह किया था क्या नहीं किया था। वो कहता है ऐसा वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया था, तो उसके खंडन करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि इसने जो है इस तरीके का जो संव्यवहार किया था वो कपट के आधार पर किया था। तो ऐसा साक्ष्य क्या है, ऐसा साक्ष्य अग्राह्य है, इसको गिराया नहीं किया जाएगा। तो अभी पूरे अपने ऊपर पढ़ा है कि जब कोई व्यक्ति कोई गवाही देता है, कोई साक्ष्य देता है, तो उसके खंडन करने के लिए जो है कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता सिवाय ये दो अपवादों के। ये दो अपवादों के सिवाय उसका खंडन करने के लिए जो है साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ये हाँ, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन ये वाला जो आता है दूसरा, किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, वह इसका प्रत्याख्यान करता है। यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी से पदच्युत किया गया था, साक्ष्य प्रतिस्थापित किया जाता है। यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। जो अभी बताया, उससे पूछा जाता है कि आप बेईमानी से किसी पद से हटाए गए थे, वो कहता है कि मुझे बेईमानी से पद से नहीं हटाया गया। अब इसका खंडन, जो कह रहा है कि नहीं हटाया गया था, इस बात का खंडन करने के लिए जो है उससे क्या, उसके उस खंडन करने के लिए कोई अन्य एविडेंस दिया जाता है, तो वो अन्य एविडेंस क्या है, अग्राह्य है, उसको न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, ये उदाहरण आता है, इसको याद रखेंगे आप। ये छोड़िए, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बस यही उदाहरण इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 154 कहता है पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है। 154, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, है ना। अपने साक्षी से प्रश्न का मतलब क्या होता है, अपने साक्षी से प्रश्न कब करता है, जब वो पक्षद्रोही हो जाता है। तो यही क्वेश्चन आता है कि पक्षद्रोही साक्षी
द्रोही साक्षी, पक्षद्रोही साक्षी को किस धारा में बताया गया है, ये याद रखेंगे। पक्षद्रोही साक्षी को किस धारा में बताया गया है, तो ये याद रखना है आपको, धारा 154 जो है काय से संबंधित है, पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित है। देखिए कोई साक्षी आपने बुलाया और आप उससे क्रॉस करोगे उल्टा, जब आप अपने ही साक्षी से प्रश्न करते हो, क्रॉस करते हो, तो कब क्रॉस करोगे आप, उल्टे सवाल आप उससे क्यों करोगे, आप अपने ही साक्षी से उल्टे प्रश्न करोगे क्या, नहीं। उल्टे प्रश्न आप कब करोगे, जब वो पलट जाता है, जब वो आपके खिलाफ गवाही देने लगता है, या वो ऐसी कोई बात करता है जो आपके हित में नहीं है, तब आप न्यायालय से कहते हो कि इसको पक्षद्रोही घोषित किया जाए 154 के तहत। तो याद रखेंगे पक्षद्रोही साक्षी के कितने पे बताया है, 154 में। ये कहता है न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकता है जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा में किए जाते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आप अपने ही साक्षी से कर सकते हो जो दूसरा पक्षकार करता, अगर वो प्रति परीक्षा उसका क्रॉस कर रहा होता तो जो क्वेश्चन क्रॉस में किए जाते हैं, जो और क्रॉस कौन करता है, क्रॉस करता है दूसरी पार्टी। तो ये कह रहा है ऐसे क्वेश्चन जो दूसरी पार्टी द्वारा क्रॉस में किए जाते हैं, अगर न्यायालय को लगता है अपने विवेक अनुसार कि जो साक्षी है ठीक नहीं बोल रहा है, सत्य नहीं बोल रहा है, और वो आपका ही साक्षी है, तो उससे ऐसे क्वेश्चन करने की आपको अनुमति दे सकता है। यानी आप उसको क्या कर सकते हैं, उससे क्रॉस कर सकते हैं। ये कब होता है, ये तब होता है जब वो साक्षी आपके हित में बात नहीं कह रहा होता या पलट जाता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि कोई गवाह था जो आपके तरफ से आया था, पहले आपकी तरफ से राजी हो गया गवाही देने के लिए, जब न्यायालय में गया तो पलट गया, बोला मेरे को दिखा ही नहीं, मैंने ध्यान नहीं हुआ, मुझे साफ साफ नहीं दिखा, मेरी आंखें कमजोर है, इस तरीके की बातें करने लगता है। यानी वो आपके हित के विरोध में बातें करने लगता है, हम नहीं कह सकते, हम नहीं जानते, हमने तो सुना था तो आ गए, इस तरीके की उल्टी सीधी जब वो बातें करता है तो न्यायालय आपको अनुमति दे सकता है कि उसका क्रॉस आप कर सकते हैं। ये कब, जब वो पक्षद्रोही घोषित हो जाता है धारा 154 में। दूसरा कहता है इस धारा की कोई बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग का अवलंबन लेने के हक से वंचित नहीं करेगी। इसका मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि भैया जो भी कोई पक्षद्रोही साक्षी होता है, अवलंबन मतलब उसका सहारा, इस अब बात ये आती कि मान लो अगर कोई साक्षी पक्षद्रोही हो गया, ये क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई साक्षी अगर पक्षद्रोही हो जाता है तो क्या उसके साक्ष्य पे विश्वास किया जा सकता है, उसके साक्ष्य पे विश्वास किया जा सकता है या उसका साक्ष्य बिल्कुल खराब हो जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए अगर कोई साक्षी पक्षद्रोही हो जाता है, हालांकि उसका साक्ष्य विश्वास करने लायक नहीं बचता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि उसका साक्ष्य पूरी तरीके से खराब हो गया है। जहां तक मामले की परिस्थितियों से वो रिलेवेंट होता है और न्यायालय को लगता है कि वो ठीक है, तो उतना उतना साक्ष्य न्यायालय उसका ग्रहण कर सकता है। तो ये न्यायालय का विवेक अधिकार है, न्यायालय को लगता है कि भले ही पक्षद्रोही हो गया लेकिन ये बातें जो है सत्य कह रहा है, ठीक कह रहा है, तो न्यायालय उसका साक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि उसका साक्ष्य बिल्कुल खराब हो जाता है, हाँ उसका साक्ष्य खराब हो जाता है, भरोसे लायक नहीं रहता है, ये आप साबित कर देते हो कि पक्षद्रोही, अगर आप ये साबित करते हो पक्षद्रोही हो गया, हित के विरुद्ध, हित के प्रतिकूल हो गया है, तो उसका साक्ष्य इतना वजनदार नहीं रह पाता। लेकिन हाँ जितना वजनदार है, जितना न्यायालय को लगता है कि उसका ग्रहण किया जाना चाहिए, उतना साक्ष्य न्यायालय उसका ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये पक्षद्रोही साक्ष्य, इतना ही याद रखेंगे आप। 155 155 कहता है साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, विश्वसनीयता कि वही साक्षी जो है विश्वसनीय नहीं रह गया है। ये कहता है किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था निम्नलिखित प्रकारों में अधिक्षेप किया जा सकता है। ये कह रहा है कि किसी भी साक्षी की विश्वसनीयता पर या तो जिसने बुलाया है या प्रतिपक्षी, दोनों को राइट है, उसकी विश्वसनीयता पर वो अधिक्षेप कर सकते हैं। नीचे कुछ वजह लिखी है जिसके आधार पर वो उसकी जो है विश्वसनीयता पर क्या कर सकते हैं, आक्षेप कर सकते हैं। पहला कहता है उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वे उसे विश्वसनीयता के अपात्र समझते हैं। ये कह रहा किसी अन्य साक्षी के साक्ष्य द्वारा जो ये कहने को तैयार है कि ये साक्षी जो है विश्वास के योग्य नहीं है, अन्य साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर, अन्य व्यक्ति लिख लीजिए, व्यक्तियों की जगह साक्षी सभी आएगा, अन्य व्यक्तियों के साक्ष्य के आधार पर
अन्य व्यक्तियों के साक्ष्य के आधार पर जो ये कहते हैं कि ये जो साक्षी है जो विश्वास के योग्य नहीं है, यानी बेईमान आदमी, अगर वो अन्य व्यक्ति ये साबित कर देते हैं तो उस आधार पर जो है न्यायालय उसे अविश्वसनीय जो है साबित कर सकता है। दूसरा, यह साबित किए जाने पर कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसे रिश्वत की प्रस्तावना प्रति कर ली है, उसे अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है, यानी इसने पैसे खा लिए। सीधा सीधा याद रखें कि उसने पैसा ले लिया है, पैसा ले लिया है। ये आप साबित कर देते हैं कि साक्षी ने जो है पैसा ले लिया दूसरी पार्टी से, ये पैसा लेके आया है, अगर ये साबित कर देते हैं तो भी न्यायालय जो है साक्ष्य को विश्वसनीयता के अयोग्य घोषित कर सकता, मतलब ऐसा साक्षी है कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तीसरी है जो कॉमन बातें हैं, आपने सुना ही होगा फिल्मों में या नॉर्मली आपने कोर्ट में देखा होगा, कहते हैं लोग कि भैया ये विश्वास के लायक नहीं है, बोले ये चार लोग हैं जो जानते हैं इसलिए ये तो बेईमान आदमी है, और बोले इसने पैसा खा लिया सामने वाली पार्टी से। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कहे जाते हैं। अगला है, इसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से जिसका खंडन किया जा सकता है असंगत पिछले कथनों को साबित करके। ये कह रहा है कोई कथन उसने कहा है, जो भी पहली बात की इसमें लिखा उसके साक्ष्य के किसी भाग, साक्ष्य का किसी भाग से, साक्ष्य के किसी भाग, ये तो आप जानते हैं किसी भाग, मतलब उसने कोई कथन करा हो, कोई साक्ष्य दिया हो, उसकी बात को साबित करके कि इसने पहले कुछ कहा था अब कुछ कह रहा है, मतलब ये साक्ष्य के जो है ये जो साक्षी है ये विश्वास के लायक नहीं है, तो उसका खंडन करके भी उसको ये विश्वास के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता मान लो उसके पहले कथन हुए थे, पहले कुछ और कह रहा था, दोबारा जब उसकी क्रॉस हुआ फिर उसके पुनः परीक्षा हुई उसके उसमें कुछ और कह रहा है, तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि ये साक्षी जो है विश्वास के योग्य नहीं है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ भी बकता है, पहले कुछ कह रहा था अब कुछ कह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था, ये अपने मन से बातें बना रहा है। तो इस आधार पर भी आप जो है उसे अविश्वसनीय घोषित करवा सकती हैं। तो तीन आधार है, किसी अन्य व्यक्ति का साक्ष्य दिलाकर, ये साबित करके कि उसने पैसा ले लिया है, या उसने जो भी कथन किए हैं उसका खंडन करके आप उसको अविश्वसनीय घोषित करा सकते हो। उदाहरण है इसमें, कहता का को बेचे गए और प्रदान किए गए माल के मूल के लिए खा पर का बात लाता है। गा कहता है कि उसने खा को माल प्रदान किया है, यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रतिस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर उसे कहा था कि उसने वह माल का का परिधान खाकू नहीं दिया था, यह साक्ष्य ग्रह है। ये कह रहा है कि भाई कोई माल लेन देन की बात है इसमें, वो कहता है कि भाई जो है बाद इस बात का है कि माल दिया गया कि नहीं दिया गया, वो कहता है कि न्यायालय में आके वो कहता है कि हाँ मैंने तो इसको माल की सप्लाई की, ये कहता है ये जो सप्लायर है वो बी को माल देना था, बी कह रहा है कि इसने मुझको माल नहीं दिया, ए कह रहा है मैंने माल दिया न्यायालय में आके। तो ये कह रहा है कि पूर्व अवसर पर न्यायालय के बाहर इसने किसी से कथन करा होगा कि जो है मैंने बी को जो है, ए ने किसी से भी कहा, मानो ए ने सी से कहा है कि जो है मैंने जो है बी को माल परिधान नहीं किया, तो इस तरीके का साक्ष्य अगर उसने कहा है किसी से तो उसको न्यायालय में दिया जा सकता है। मतलब अगर सी का साक्ष्य दिलाया जाए तो इससे साफ जाहिर है कि जो ए है वो विश्वास के लायक नहीं है, अविश्वसनीय है, क्योंकि सी से इसने कहा था नहीं दिया और यहाँ न्यायालय में आके क्या कह रहा है कि मैंने दिया, इसका मतलब ये है कि ये विश्वास करने लायक व्यक्ति नहीं। तो इस प्रकार का जो है साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, और बाकी उदाहरण देखने की इसमें जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ने। एक और उदाहरण है इसमें हत्या वाला। अब देखिए 156 सेक्शन 156 156 156 कहता है सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्नों ग्रह होंगे। ये सुसंगत तथ्यों की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य क्या कह रहा है, ग्रह होंगे। ये कहता है जबकि कोई साक्षी जिसकी संपुष्टि कराना आशित हो किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है, तब उससे ऐसे अन्य किन्हीं भी परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया जा सकेगा जिन्हें उसने उस समय या उस स्थान या निकट के संप्रेषित किया है जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ है। यदि न्यायालय की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां यदि वे साबित हो जाए साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में जिसका वह स्रोत देता है परिसाक्ष्य को संपुष्टि करेगी। ये कह रहा है कि कोई भी घटना वगैरह, उदाहरण देखिए, उदाहरण देख लीजिए इसका। ये कह रहा है का एक सह अपराधी किसी लूट का जिसमें उसने भाग लिया था वृतांत देता है, कोई एक लूट वगैरह हुई होगी उसका वृतांत देता, बताता है कि जो है
लूट किस प्रकार से हुई, घटना का वृत्तांत बता रहा है, घटना बता रहा है, स्टोरी बता रहा है। तो चूंकि स्टोरी रिलेवेंट है, लूट का मामला है, वो लूट कैसे हुई, क्या करा हमने, वो बता रहा है, तो ये क्या है, रिलेवेंट है। तो ये कहता है वह लूट से असंगत विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है। वो कह रहा है लूट से असंगत, मतलब वो जो लूट से असंगत कई बातों का और वर्णन करता है जो लूट से असंगत है, मतलब उससे रिलेवेंट नहीं है। देखिए कोई भी घटना होती है तो कुछ और भी चीजें होती हैं उसके संग, असंगत है। तो आगे लिखा है जो उस घटना और जहां की वह लूट की गई थी जाते हुए हुई थी, वहां से आते हुए मार्ग में घटित हुई थी। इन तत्वों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उस लूट के बारे में जिसके साक्ष्य को संपुष्टि करने के लिए दिया जा सकेगा। क्या मतलब है, मतलब सीधा सीधा है कि देखिए ये कह रहा है सुसंगत तथ्यों का तो साक्ष्य दिया ही जा सकता है, सुसंगत जो घटनाएं रिलेवेंट है, सुसंगत है, उसका तो साक्ष्य दिया ही जा सकता है। अब ये उदाहरण से इसमें इसको समझने की कोशिश करिए, वो क्या कह रहा है कि कोई लूट के बारे में वो अपना वृतांत बता रहा है, वृतांत की भैया लूट कैसे की गई। अब उसमें सुसंगत बातें भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आसपास की बातें, मतलब लूट करने जाने से पहले बाद में जो घटनाएं हुई थी, साथ में वो उन घटनाओं को भी बता रहा है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर हमने प्लान बनाया, ये सब करा, फिर हम ये हुए, इस तरीके से उसने अपनी जो है घटना का वृत्तांत बताया। तो ये कह रहा है वो बात तो सुसंगत है जो उसने लूट से संबंधित है, वो तो सुसंगत है। साथ ही ये कह रहा है कुछ ऐसी बातें जो उससे असंगत है, मतलब लूट से जुड़ी नहीं, उनका लूट से कोई मतलब नहीं है। असंगत का मतलब है कि इनका उनका लूट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बातें असंगत जो बातें हैं, वो बातें उसकी सुसंगत बातों को जो वो कह रहा है, जो लूट कैसे हुई, उसको साबित करने के लिए क्या है, उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। देखिए कोई भी घटना होती है तो एक स्टोरी होती, क्यों हुई, क्या रीजन हुआ, क्या वजह हुई, वो सारी चीजें उससे क्लियर होती हैं। कुछ आगे पीछे की जो घटनाएं होती है ना कि आपने लूट की, क्यों की, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आगे पीछे की कुछ घटनाएं होती हैं, उससे ये साबित होता है कि ये जो व्यक्ति है ये सत्य बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। इसको साबित करने के लिए जो असंगत बातें हैं वो भी जो है ग्रहण की जा सकती हैं, अगर उससे ये साबित होता है कि जो वो घटना बता रहा है, जो वो बातें बता रहा है, वो सत्य थी, है ना। भले ही वो लूट के बारे में बातें बता रहे हैं, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि अब ये ऐसे सिद्ध हो जाएगा, जो भी असंगत बातें, न्यायालय दूसरे पार्टी से पूछेगा ऐसा हुआ था, आप लोग मिले थे, वो कहा मिले, इसका मतलब ये है, इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि जो व्यक्ति साक्ष्य दे रहा है वो साक्ष्य सत्य दे रहा है, वो घटना को क्या बता रहा है, सही बता रहा है ना। आगे पीछे की जो कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं। तो ऐसी असंगत, भले ही वो बातें असंगत हो, लेकिन उसका जो गवाही है, जो वो गवाही दे रहा है, उससे ये इफेक्ट पड़ रहा है कि वो जो बातें कह रहा है वो सत्य कह रहा है, झूठी नहीं कह रहा है, मन बढ़ंत नहीं कह रहा है। इसीलिए ऐसी तथ्यों को भी जो है न्यायालय सुन सकता है, ले सकता है। किस लिए ले सकता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो बातें कह रहा है वो क्या है, सही है। अब देखिए सेक्शन 157, सेक्शन 157 कहता है उस तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्ष्य के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकते। ये पूर्वतन कथन कह रहा है, किसी साक्षी ने अगर पहले कोई कथन किए थे तो वो साबित किए जा सकते हैं। ये कह रहा है किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य के संबंधित उस बात पर या के लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ या उसके साथ का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो कथन उसके साक्ष्य की संपुष्टि की बात हो रही है, जो कि बस सीधा सीधा ये हो रहा है कि जो व्यक्ति साक्ष्य दे रहा है कि वो भरोसे के लायक है या नहीं है। तब अब ये बात आ रही है कि भरोसे के लायक है या नहीं, तो ये कह रहा है उसने जो पूर्व में कथन किए थे उस घटना के आसपास, या पूर्व जो भी कथन किए थे, या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने जो कथन किए थे, उन कथनों को जो है उसके साक्ष्य की संपुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब ये देखने के लिए कि ये जो व्यक्ति है सत्य बोल रहा है या नहीं बोल रहा है ना। अब देखिए अन्वेषण का मतलब जो है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, आपने पढ़ा होगा कि पुलिस के बयान जो है कोई मायने नहीं रखते हैं। तो जब पुलिस के बयान मायने नहीं रखते हैं, पुलिस एफआईआर काटती है 154 के तहत, एफआईआर वगैरह बनाती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बनाती है, तो क्या वो रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं होता है, वो रिपोर्ट का थोड़ा, अब आप कहोगे कि क्या मतलब होता है, वो संपुष्टि के लिए मतलब होता है, संपुष्टि कारक साक्ष्य में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब नहीं होता, संपुष्टि के लिए मतलब उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉन मेन एविडेंस के रूप में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन संपुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। संपुष्टि का मतलब होता है एक तरीके से सहायक, मतलब कोई फैक्ट सिद्ध हो गया, मान लो ये साक्ष्य साबित हो गया, ये साक्ष्य है, ये साक्ष्य साबित हो रहा है, अब इस साक्ष्य को बल देने के लिए
संपोषक का मतलब होता है उसको बल दे, मेन साक्ष्य के नहीं, सेकेंडरी एविडेंस टाइप के, सेकेंडरी भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे उसको बल देने के लिए। जो पुलिस ने जो गवाही ली, अब ये मान लीजिए ये एविडेंस इसने न्यायालय में आकर के दिया है ना, न्यायालय में आकर के उसने ये साक्ष्य दिया, ये बातें कही। अब पुलिस के सामने इसने कुछ और बातें कही थी, ये जो उसने लिखाई थी यहाँ कुछ और बातें कहा था और यहाँ कुछ और बातें कह रहा है। तो इस बात का खंडन करने के लिए कि भाई ये आदमी झूठा है, यहाँ कुछ और कह रहा था और यहाँ कुछ और कह रहा है, तो इसके खंडन के लिए, या कह लीजिए खंडन या संपुष्टि दोनों के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, खंडन और संपुष्टि के लिए दोनों बातें। तो खंडन और संपुष्टि के लिए जो है पुलिस के जो कथन वगैरह होते हैं, बयान वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एफआईआर का इस्तेमाल भी जो है खंडन के लिए और संपुष्टि के लिए किया जा सकता है, ये भी याद रखेंगे। जो एफआईआर होती है उसमें जो कथन किए जाते हैं उनका इस्तेमाल खंडन के लिए और संपुष्टि के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही खराब हो जाती, बिल्कुल खराब नहीं होती, लेकिन जब मेन एविडेंस आता है तो उसको बल देने के लिए, मतलब खंडन और संपुष्टि का मतलब यही है कि अगर दोनों बातें मेल खा रही हैं कि जो एफआईआर में लिखाया था वही न्यायालय में कह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आदमी सही बोल रहा है ना। और अगर सही बोल रहा है यानी इसकी संपुष्टि हो रही है। खंडन मतलब ये कि यहाँ कुछ और कह रहा था, यहाँ कुछ और कह रहा है, दोनों बातों में डिफरेंस है। तो फिर वहां न्यायालय देखता है कि भाई कौन सी बात सही है, पहली वाली सही थी कि ये वाली सही है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि न्यायालय पुलिस की रिपोर्ट को सही मान लेगा, पुलिस की रिपोर्ट को सही नहीं मानेगा, फिर न्यायालय ये देखेगा, सतर्क हो जाएगा न्यायालय, न्यायालय सतर्क हो जाएगा, न्यायालय ये देखेगा कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस के डर से कुछ गलत लिखा दिया हो, यहाँ सही बोल रहा है, या वहां सही बोल रहा था यहाँ गलत बोला, फिर वो न्यायालय देखता है कि भाई कहाँ सही बोल रहा है ना। तो वो एक न्यायालय उसमें से चेक करता है कि भाई जो साक्षी गवाही दे रहा है वो कहाँ है, कहाँ सही था कहाँ गलत है। अब देखिए 158 कहता है साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 32 और 33 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी। ये कह रहा है 32 और 33 जो अपन मृत्युकालिक कथन वगैरह पढ़े थे उसी से संबंधित है, कि ये कह रहा है उनमें से कितनी बातें साबित की जा सकेगी, क्या पूरा खर्रा नहीं, केवल उतना जितना रिलेवेंट होता है। ये कह रहा है जब कभी कोई कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है साबित कर दिया जाए, तब चाहे उसके खंडन करने के लिए या संपुष्टि के लिए या जिसके द्वारा वह किया गया था, या उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त या पुष्ट करने के लिए वे सभी बातें साबित की जा सकेंगी जो यदि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया हो और उसने प्रतिपरीक्षा में सुझाई हुई बातों की सत्यता का प्रत्याख्यान किया हुआ होता तो साबित की जा सकती थी। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है अधिक्षिप्त मतलब आक्षेप करना, किसी पे उंगली उठाते हैं आक्षेप करना। ये क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो 32 और 33 के अधीन सुसंगत कोई बात है, मतलब मृत्युकालिक कथन के जो किए गए थे धारा 32 और 33 के अधीन जो भी कथन किए गए थे, अगर वो कथन सुसंगत हैं और साबित कर दिए जाए, तब चाहे उसका खंडन के लिए या संपुष्टि के लिए या जिसके द्वारा वह किया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को अधिक्षेपित या पुष्ट करने के लिए, उसकी विश्वसनीयता की जो कथन किए गए थे ये सही है या गलत है। मतलब अब आप कहोगे कभी मृत्युकालिक कथन हो गया तो वो कहाँ से आएगा, उसकी बात नहीं कह रहा है, ये जो बात जो व्यक्ति साबित करना चाहता उसकी बात कह रहा है कि जिसके सामने जो कथन किए गए थे, मान लो कोई कथन करके चला गया वो सुसंगत रिलेवेंट है, अब वो तो करके चला गया, अब मान लो कोई मृत्यु हुई, कोई व्यक्ति, देखो मृत्युकालिक कथन तो किसी के भी समक्ष किए जा सकते हैं। ये व्यक्ति कह रहा है कि साहब मेरे सामने कह गया था, ये मरने से पहले मेरे सामने कह गया था, तो वो मृत्युकालिक कथन पे ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, ऑब्जेक्शन इस व्यक्ति पे हो रहा है। तो इसकी जो है परीक्षा जिस तरीके से लोगों की होती है, इसकी परीक्षा की जा सकती है कि भाई ये सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है, इसके सामने हुए कि नहीं हुए, तो वो तो सुसंगत है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी तो परीक्षा होगी कि ये जो व्यक्ति कह रहा है वास्तविकता में सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे को बिधाने के लिए उसका सहारा ले रहा हो। तो इसके जो है इसकी विश्वसनीयता को परखा जा सकता है, इसके बारे में जो है साक्ष्य वगैरह दिए जा सकते हैं, जैसे नॉर्मली साक्ष्य लिए जाते हैं वैसे ही इसकी विश्वसनीयता को परखने के लिए भी साक्ष्य दिए जा सकते हैं। देखिए इसके बाद है सेक्शन 159, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पूछा जाता है स्मृति ताजी करना, ये पूछा जाता है स्मृति ताजी करना। ये स्मृति ताजी करने का अर्थ होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिखा था उसको देख करके उसकी स्मृति ताजी की जा सकती है। कितने में 159 में है स्मृति ताजी करना, ये पूछा जाता है, काय में है 159 में। मतलब ये इसीलिए है कि देखिए आप जानते हैं कि न्यायालय में वर्षों केस चलते हैं, अब 10 साल पहले पुराना केस चल रहा है, अब 10 साल पहले आपने क्या लिखा था आप भूल गए, तो उसके लिए ये प्रोविजन किया गया है कि आप वो घटना को देख लें पढ़ लें, तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि आपने वहां क्या लिखा था, ठीक है, मेमोराइज हो जाता है। तो एक तरीके से रिवीजन मेमोराइज के लिए है 159। ये कहता है
कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है किसी ऐसे लेख को देख करके जो उसने उस संव्यवहार के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा हो या इतने शीघ्र पश्चात बनाया हो कि न्यायालय जिसे संभाव्य समझता है कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा। ये कह रहा है कौन सा व्यक्ति कर सकता है? जिसने उसे बनाया था, जो मामले की मैटर चल रहा है और उस मैटर के संबंध में जिसने भी उसे लिखा था या लिखवाया था, तो ऐसा व्यक्ति जो है उस मामले में है अपनी स्मृति ताजी करने के लिए उस कथन को पढ़ करके देख सकता है। आगे लिखा है अपनी स्मृति कुल मिला के ताजा कर सकता है। साक्षी उपयुक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी द्वारा उपयुक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो, यदि वह उस लेख का उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था सही होना जानता था। तो ये कह रहा है एक तो वो व्यक्ति भी कर सकता है जिसने स्वयं उसे लिखा है, दूसरा वो व्यक्ति कर सकता है जिसने उसको पढ़ा हो। जैसे कोई अधिकारी होते हैं, नीचे के किसी अधिकारी ने लिखा है, उन्होंने लिखवाया उससे और खुद पढ़ा, कार्रवाई खुद कर रहे थे तो उससे लिखवाया, आपने पढ़ा, तो वो अधिकारी भी जो है उसका क्या कर सकता है, उसका जो है निरीक्षण कर सकता है जिसने उसे पढ़ा है, तो वो भी कर सकता है और जिसने लिखा है वो भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। आगे लिखा है साक्षी स्मृति ताजी करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकेगा। ये साक्षी के बारे में कह रहा है कि साक्षी जो है दस्तावेज का स्मृति ताजी करने के लिए कब कर सकता है। इसमें लिखा है जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताजी कर सकता है तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को देख सकेगा। ये कह रहा है जब साक्षी की बात आती तो साक्षी कब कर सकता है? जब वो न्यायालय की अनुमति देता है उसे, न्यायालय जब उसे अनुमति दे देता है कि ठीक है आप स्मृति ताजी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तो उसकी प्रतिलिपि वो प्राप्त कर सकता है। कब करेगा? जब न्यायालय उसे अनुमति देता है किसी साक्षी को तब। परंतु लिखा है इसमें, परंतु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि मूल को पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण है। ये कह रहा है तब जब न्यायालय को लगता है मूल को पेश करने के लिए कोई पर्याप्त कारण है, तब वो उसकी जो है फोटो कॉपी से क्या कर सकता है, अपनी स्मृति ताजी कर सकता है। आगे लिखा है विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देखकर ताजी कर सकता है। ये कह रहा है विशेषज्ञों के बारे में, विशेषज्ञ है जो भी उसकी वृत्तिक पुस्तक, वृत्तिक मतलब कारोबार के अनुक्रम में जो भी उसकी पुस्तकें होती हैं उनको, कारोबार के अनुक्रम का मतलब होता है ये लोग लिखते हैं ना अपने कि भाई क्या हुआ, कोई घटना कैसे हुई, तो ये जो उनकी वृत्तिक पुस्तकें होती है उनको देख करके ये अपनी स्मृति ताजी कर सकते हैं। ठीक है, जो विशेषज्ञ वगैरह होते हैं वो अपनी वृत्तिक पुस्तकें होती है, कामकाज के संबंध में जो इनकी पुस्तकें होती है उनको देख करके क्या कर सकते हैं, अपनी स्मृति ताजी कर सकते हैं। तो भैया बस इतना याद रखना कि 159 में क्या है, स्मृति ताजी करने से संबंधित है, इतना ही पूछा जाता है। 160 देखिए, सेक्शन 160, सेक्शन 160 कहता है धारा 159 में वर्णित दस्तावेजों के कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य, जिस परिसाक्ष्य के बारे में 159 के परिसाक्ष्य कितने में, 160 में। ये कहता है कोई भी साक्षी ऐसे किसी दस्तावेज में जैसे कि धारा 159 में वर्णित है, वर्णित तथ्यों का भी चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य वे उस दस्तावेज में ठीक ठीक अभिलिखित थे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी कथन वगैरह थे अगर उसे लगता भी नहीं है, याद भी नहीं, तो उन तथ्यों का, उन कथनों का क्या दे सकता है, वो अपनी तरफ से एविडेंस दे सकता है, साक्ष्य दे सकता है, जो भी उसको अपनी मेमोराइज में है, याददाश्त में है। इसमें लिखा है दृष्टांत कोई लेखाकार कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा यदि वह जानता हो कि वाहियां ठीक ठीक रखी गई थी, यद्यपि वह प्रविष्टि किए गए विशेष संविधानों को भूल गया हो। मतलब ये कह रहा है कि वो लेखा में पढ़ के जो है अपना बयान दे सकता है, भले ही वो भूल गया हो पहले, लेकिन उसने जो पढ़ लिया उसको पढ़ने के बाद वो जो है अपना साक्ष्य दे सकता है। देखिए कभी कभी काफी लंबा मैटर हो जाता है तो भूल जाते हैं घटना, भूल गए तो वो पढ़ करके जो है अपना साक्ष्य न्यायालय में दे सकता है। 160 कहता है, 161 कहता है स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेखे के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। अब देखिए यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई प्रतिपक्षी का क्या अधिकार है। इनने तो पढ़ लिया, दे दिया गवाही, लेकिन अब सेकंड पार्टी का भी तो कोई राइट होगा। सेकंड पार्टी का राइट होगा कि जब ये देख के करेंगे तो वो उसका क्रॉस करेगा। सीधी सीधी बात है कि अगर आपने पढ़ के देखिए, अगर आपने देख के गवाही दी है, पढ़ के गवाही दी है, तो फिर वो आपका क्रॉस करेगा। देखिए ये कहता है पूर्ववर्ती अंतिम दो धाराओं के उपबंधों के अधीन देखा गया कोई लेख पेश करने और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा
यदि वह उसकी अपेक्षा करे। ऐसा पक्षकार यदि वह चाहे तो साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। ये क्या कह रहा है? ये वही कह रहा है जो अभी बताया। ये कह रहा है कि जब कोई साक्ष्य देख करके दिया जाता है, स्मृति ताजी कर करके दिया जाता है, तो प्रतिपक्षी यानी सेकंड पार्टी का ये अधिकार है कि वो उसकी कॉपी आपको उसको देनी पड़ेगी, जिसका आपने निरीक्षण किया, इसको कॉपी देनी पड़ेगी। एक तो जिसका राइट है, अगर ये मांगे तो, जरूरी नहीं है कि मांगे, मांगे तो अगर ये कहता है कि जो आप निरीक्षण करें उसकी कॉपी दो हमें, तो उसकी कॉपी देनी पड़ेगी आपको। एक दूसरा ये क्या कर सकता है? प्रति परीक्षा कर सकता है, उसकी प्रति परीक्षा। कॉपी क्यों मांगेगा? कॉपी इसलिए मांगेगा वो आपसे क्रॉस करेगा, तो ये उसका राइट है, ये याद रखने। अगर आपने देख करके कोई साक्ष्य दिया है, स्मृति ताजी कर करके कोई साक्ष्य दिया है, तो उसकी कॉपी देनी पड़ेगी आपको। किसको? सेकंड पार्टी को, प्रतिपक्षी को। दूसरा, वो आपसे क्रॉस कर सकता है उस मामले में, तो ये उसका राइट है। ये भी याद रखें कि अगर जब स्मृति ताजी करके या देख करके साक्ष्य दिया जाता है, तो सेकंड पार्टी का ये राइट है कि वो आपसे कॉपी मांग सकता है, जिसका आपने निरीक्षण किया है, जिसका भी निरीक्षण किया है। और वो आपसे क्रॉस भी कर सकता है उन क्वेश्चनों पर जो आप उनका, जिनका साक्ष्य न्यायालय में दे रहे हैं, उनका वो आपसे क्रॉस भी कर सकता है। ठीक है, तो ये उसका राइट है। अब देखिए सेक्शन 162। 162 कहता है दस्तावेज का पेश किया जाना। कैसे संबंधित है? दस्तावेजों को पेश करने से। ये कहता है किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सामने साक्षी, यदि वह उसके कब्जे में और सख्तदीन हो, ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी जो उसे पेश करने ने या उसकी ग्राह्यता के बारे में हो, न्यायालय में लाएगा। ऐसे किसी आक्षेप की विधिमानता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी। न्यायालय यदि वह ठीक समझे तो उस दस्तावेज का, यदि वह राज्य की बातों से संबंधित ना हो, निरीक्षण कर सकेगा या अपने को उसकी ग्राह्यता अवधारित करने के योग्य बनाने के लिए अन्य साक्ष्य ले सकेगा। ये क्या कह रहा? ये कह रहा कोई भी साक्षी वगैरह जो दस्तावेज वगैरह पेश करने के लिए न्यायालय के समक्ष आता है, या कोई ऐसा एविडेंस है, या ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई दस्तावेज है जो उस व्यक्ति के कब्जे में है, तो ये कह रहा है ऐसे साक्ष्यों को छोड़ के, जो राज्य की बातों से संबंधित, उनको छोड़ के बाकी अन्य कोई साक्ष्य, तो न्यायालय ये कहता है, ये कह रहा है कि न्यायालय उस बातों को, उनका निर्धारण करेगा कि वो जो है साक्ष्य जो भी वो पेश कर रहा है वो ग्राह्य योग्य है या नहीं है। और अगर न्यायालय को लगता है कि वो न्यायालय उसको ग्राह्य बना सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन वगैरह जो है, ऐसे कुछ साक्ष्य वगैरह और ले सकता है, जिससे वो जो लिखित वगैरह है वो ग्राह्य हो जाए। तो इस उसको ग्राह्य बनाने के लिए भी अन्य कोई साक्ष्य वगैरह लेने हो, तो वो भी न्यायालय ले सकता है। आगे कह रहा है दस्तावेजों का अनुवाद। ये सिंपल सा ट्रांसलेशन की बात है। ये कहता है यदि ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी दस्तावेज का अनुवाद कराना आवश्यक हो, तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे, अनुवादक को निर्देश दे सकेगा कि वह उसकी अंतर वस्तु को गुप्त रखे, सिवाय जबकि दस्तावेजों को साक्ष्य में दिया जाना हो। तथा यदि अनुवादक ऐसे निर्देश की अवज्ञा करे, तो वह धारित करेगा कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अधीन अपराध किया। ये कह रहा है अनुवादक। अनुवादक मतलब अगर हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो कि जिसका ट्रांसलेशन आवश्यक हो, समझता ना हो न्यायालय भाषा, तो न्यायालय उसका जो है ट्रांसलेटर को अनुमति दे सकता है कि इसको ट्रांसलेट करे, और साथ ही ये भी अनुमति देगा कि आप उसको गुप्त रखें, अगर वो गुप्त रखने लायक है तो। और अगर वो उसकी अवज्ञा करता है, तो उसको उसके खिलाफ धारा आईपीसी की धारा 166 के तहत क्या की जा सकती? कार्रवाई की जा सकती। किसके खिलाफ? अनुवादक के खिलाफ। ये डॉक्यूमेंट सिस्टम है, सिंपल है, इसमें कोई खास नहीं। अब देखिए 163। 163 कहता है मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। ये कह रहा है न्यायालय ने जब मंगाई, कोई सूचना मंगाते हैं या साक्ष्य के रूप में उसको पेश किया जा सकता है। जब कोई सूचना मंगाई जाती है तो उसका इस्तेमाल जो है साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। ये कह रहा है जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को जिसे पेश करने की उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है मंगाता है, और ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है, और उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे पेश करने के लिए मांग की थी निरीक्षित हो जाता है, मतलब उसकी परीक्षा हो चुकी है, तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है, तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति से मंगाया जाता है कोई साक्ष्य, या प्रतिपक्षी या कोई पार्टी वाले ने किसी अन्य व्यक्ति से साक्ष्य मंगाया है, और उस व्यक्ति की परीक्षा हो जाती है जो व्यक्ति ने उस साक्ष्य को बुलाया है, मंगाया है, तो वो कह रहा है जो साक्ष्य दिया था उसको इस्तेमाल काय के लिए कर सकता है। उस साक्ष्य का जो इस्तेमाल जो है, कौन कौन सा 163 उसका कहाँ पे थे अपन? हाँ,
ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति उसकी परीक्षा हो जाती जिससे उसने साक्ष्य मंगाया, उस व्यक्ति की परीक्षा जिसने मंगाया था उसकी क्या हो चुकी, उसकी परीक्षा हो चुकी है। तो जो भी साक्ष्य उसने मंगाया है, जो भी साक्ष्य नहीं कहेंगे, जो भी दस्तावेज उसने मंगाया है, दस्तावेज, जो भी दस्तावेज मंगाया है उसने, उस दस्तावेज का जो है साक्ष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो दूसरी पार्टी के पक्षकार लाए हैं, तो उस जो दस्तावेज है, वो जो डॉक्यूमेंट है, उसका इस्तेमाल जो है साक्ष्य के रूप में या एविडेंस के रूप में किया जा सकता है अगर सेकंड पार्टी से मंगाया। लेकिन कब? जब पहले उस व्यक्ति की परीक्षा हो जाए जिसने मंगाया था। जिसने मंगाया था पहले उसकी परीक्षा होगी, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मंगाया गया है उसका अगर आवश्यक होता है या लगता है कि इसका साक्ष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस साक्ष्य, उस दस्तावेज को भी एविडेंस में लिया जा सकता है, या कह लीजिए वो एविडेंस में देने के लिए वो व्यक्ति क्या होगा, बाध्य होगा, पर उसको वो एविडेंस के रूप में उसे न्यायालय में जमा कराना पड़ेगा। सीधी सी बात है, न्यायालय में उसको एविडेंस के रूप में दे, अगर न्यायालय मांगता है दस्तावेज को एविडेंस के रूप में तो उसे देना पड़ेगा। अब आता है 164। 164 कहता है, सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया जाता है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपको जानकारी दी गई थी और आपने पेश नहीं किया, तो फिर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? साक्ष्य रूप में क्या इस्तेमाल कर सकते हो? देखिए ये क्या कहता है, जब कोई पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति से या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकता। ये याद रखना है। ये पूछा जाता है कि आपसे कोई साक्ष्य या आपसे कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश करने के लिए कहा जाता है और आप उस दस्तावेज को जो है न्यायालय में पेश नहीं करते। अब आप आगे जाके उसको साक्ष्य में इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहले तो जब मंगाया था नहीं दिया, अब आपको हो सकता है कि कोई साक्ष्य में लग रहा हो तो आप उसको साक्ष्य में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ याद रखें कि न्यायालय की अनुमति या वो पार्टी है, प्रतिपक्षी कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, 164 पढ़ना है, 100 दूसरे पक्षकार की सहमति, दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये दोनों बातें याद रखना है, या तो न्यायालय अनुमति दे दे या दूसरा पक्षकार जिसने मंगाया था आपने पेश नहीं किया वो खुद अनुमति दे दे, तब आप उसका साक्ष्य में इस्तेमाल कर पाओगे, अन्यथा नहीं। सीधा सीधा बात है, अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मंगाया जाता है और आप पेश नहीं करते तो आप उसका साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक कि न्यायालय आपको उसको पेश करने की अनुमति नहीं दे देता या फिर दूसरे पक्षकार ने आपको अनुमति ना दे दी हो। अगर वो अनुमति नहीं देते हैं तो फिर आप उस डॉक्यूमेंट को जो है साक्ष्य में इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। ये याद रखना, ये पूछा जाता है। न्यायालय की अनुमति से कर सकता है, न्यायालय कहता है ठीक है, अगर वो कोई रीजन बता देता है, रीजनेबल कारण बता देता है, या फिर सेकंड वाला जो पार्टी, दूसरा जो पक्षकार है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है आप कर दो, तो किया जा सकता है। अन्यथा उस जो डॉक्यूमेंट को जो है आप साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण रहने दीजिए। अब देखिए 165 क्या कहता है? 165 कहता है, प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि किस धारा के अधीन न्यायालय जो है साक्षी से कोई सवाल कर सकता है। तो अब पूछा जाता है क्या न्यायालय किसी साक्षी से सवाल कर सकता है? देखिए सवाल तो वकील करता है। अब पूछा जाता है क्वेश्चन की, क्या न्यायालय साक्षी से सवाल कर सकता है, गवाह से सवाल कर सकता है? कर सकता है। कौन सी धारा कहती है? 165 कहती है न्यायालय को जब भी ठीक लगता है कि किसी से गवाह क्वेश्चन करने चाहिए तो न्यायाधीश भी गवाहों से सवाल कर सकता है, जवाब ले सकता है। तो ये कौन सी धारा कहती है? धारा 165। इतना ही याद रखें, इसमें इतना ही आता है, हालांकि इसको पढ़ रहे हैं तो याद रखें कि जब भी न्यायालय को उचित लगता है तो न्यायालय भी साक्षियों से क्या कर सकता है? प्रश्न कर सकता है। कौन सी धारा? 165 कहती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य, मतलब न्यायालय सुसंगत हो चाहे विसंगत हो, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकता है। न्यायालय को आजादी है, न्यायालय किसी भी क्वेश्चन को कर सकता है। सुसंगत या विसंगत तथ्यों के बारे में कोई प्रश्न जो वह चाहे पूछ सकता है तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकता है, और ना तो पक्षकार और ना उसके अभिकर्ता हकदार होंगे कि वे किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई आक्षेप करें, ना ऐसे किसी प्रश्न का प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी साक्षी कि न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरीक्षा के करने का हकदार होगा। पहले इतना ही देख लेते हैं। ये कह रहा है कि न्यायालय को जब भी लगता है वो तब भी क्वेश्चन कर सकता है, चाहे वो सुसंगत हो चाहे वो विसंगत हो,
किसी भी प्रकार का हो, या किसी दस्तावेज को पेश कराने की बात हो तो वो भी करा सकता है। ये कहता है कोई भी जब न्यायाधीश किसी से प्रश्न करता है तो दोनों में से कोई भी पार्टी उस पर आक्षेप नहीं कर सकती, उंगली नहीं उठा सकती कि न्यायाधीश साहब आप क्यों पूछ रहे हैं, या फिर ये कहें कि साहब न्यायालय सर क्या आपने क्वेश्चन किए तो हम क्रॉस करेंगे, ये भी राइट नहीं है, वो ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ न्यायालय अनुमति दे तो कर सकते हैं, लेकिन वो आक्षेप नहीं उठा सकते, अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। न्यायाधीश जो चाहे पूछ सकता है, जो चाहे क्वेश्चन कर सकता है, और दोनों पार्टियों को ये राइट नहीं है कि वो न्यायाधीश के जो निर्णय पर जो है आक्षेप उठाएं, या वो अपना राइट मांगे कि नहीं हम आपने पूछा तो हम क्रॉस करेंगे ना, वो क्रॉस करने की भी जो है इसमें कुछ जो है बात नहीं कह सकते। हाँ न्यायालय उन्हें अनुमति दे देता है कि श्रीमान हम करना चाहते हैं, अगर न्यायालय कहता है ठीक है आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा कुल मिला के सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब ये है कि वो न्यायालय की जो बातों पर जो है आक्षेप नहीं उठा सकता कोई भी पक्षकार, उसका विरोध कोई भी पक्षकार नहीं कर सकता कि न्यायाधीश क्यों पूछ रहा है, आप तो जज हो आप क्यों पूछ रहे हो, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। ठीक है, आगे लिखा है परंतु निर्णय को उन तथ्यों पर जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक रूप से साबित किए गए हों आधारित होना चाहिए। ये कह रहा है कि निर्णय को कैसा होना चाहिए, सुसंगत, और जो मैटर वगैरह जो चल रहा है उस पर आधारित होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि गप्पे हाँक रहे बैठ के। ये क्या क्या रहा है, सुसंगत होना चाहिए, नॉर्मली से रिलेटिव होने चाहिए, जुड़े हुए क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। आगे कहता है परंतु यह भी कि ना तो यह धारा न्यायाधीश को किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी भी दस्तावेज को पेश करने के लिए विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी, जिसका उत्तर देने या जिसे पेश करने से यदि वह प्रतिपक्षी द्वारा पूछा गया होता या वह दस्तावेज मंगाई गई होती तो ऐसा साक्षी दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए धारा 121 से या धारा 131 के पर्यंत धाराओं के अधीन इनकार करने का हकदार होता, और ना न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 148 से 149 के अधीन अनुचित होता है, और ना वह अतस्मिन पूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय किसी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया ये न्यायालय सबूत किसी व्यक्ति से पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, दस्तावेज भी मंगा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो व्यक्ति न्यायाधीश के जो है क्वेश्चन किए जा रहे हैं उसको क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए बाध्य हो गया है ना, कि साहब जज साहब पूछ रहे हैं अब तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे लगता है कि जवाब देना चाहिए तो दे, ना देना चाहिए ना दे, डॉक्यूमेंट उसे लगता है पेश करना चाहिए तो पेश करे, और ना चाहे तो ना करे। तो ये धारा उसको मजबूर नहीं करती साक्षी को कि साहब जज साहब पूछ रहे हैं अब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको लगता होगा उचित कि मेरे को जवाब देना ठीक है तो वो ठीक देगा, अन्यथा ऐसा कुछ उसके लिए बाउंडेशन नहीं है, ना ही दस्तावेज पेश करने के लिए, ना ही जज के जवाब देने के लिए। और ये कह रहा है और जो भी जज वगैरह जो जिसने डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाए हैं, इसका मतलब ये भी नहीं हो जाता कि जज साहब ने जो डॉक्यूमेंट मंगाए हैं उसको प्राथमिक साक्ष्य के रूप में जो है न्यायालय ग्रहण कर ले कि नहीं अब तो ये प्राइमरी एविडेंस हो गया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, न्यायालय क्वेश्चन कर सकता है, नॉर्मली क्वेश्चन कर सकता है, घटना से जुड़े क्वेश्चन कर सकता है। न्यायाधीश सामान्यतः तभी क्वेश्चन करते हैं जब कोई डाउट वगैरह होता है, तो अपने डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जो न्यायाधीश ने साक्ष्य कर लिया, जो ग्रहण कर लिया, उसको एविडेंस में शामिल कर लिया, उसको ले लिया, ऐसा नहीं। केवल जो रिलेवेंट घटनाएं होती हैं, जुड़ी हुई होती है। अब कभी कभी होता है कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो न्यायाधीश उससे पूछ सकता है, क्वेश्चन कर लेता है ना। इसका मतलब ये होता है सामने वाली पार्टी कोई बाउंडेशन नहीं हो जाता है कि वो उसके जवाब दे, है ना, मजबूरी नहीं है। 166 एक तरीके से खत्म है, ये जूरी असेसरों की बात है, ये जूरी और असेसरों से जुड़े हुए। ये कह रहा है जूरी या असेसरों के प्रश्न करने की शक्ति ये न्यायाधीश के है, और ये जूरी असेसर। जूरी मतलब जब दो या दो से अधिक न्यायाधीश मिलकर के बैठते हैं तो उसको जूरी कहते हैं। तो उसी के कह रहा है कि जूरी द्वारा असेसरों की सहायता से विचारित मामलों में जूरी या असेसर साक्षियों से कोई भी प्रश्न न्यायाधीश के माध्यम से या इजाजत से कर सकेंगे जिन्हें न्यायाधीश स्वयं कर सकता हो, जिन्हें वह उचित समझे। पहले हुआ करती थी, अब तो नहीं होती। जूरी होती थी, क्या होता था उसमें कई सदस्य होते थे, मेंबर्स होते थे। उसमें क्या होता था, न्यायाधीश होता था एक या दो न्यायाधीश होते थे, बाकी कुछ लोग मिलकर के बनती थी, जिसमें कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता था। मतलब एक तरीके से जज के साथ बैठते थे वो लोग और फिर डिसीजन करते थे। फाइनल जब होता था मैटर तो जूरी बैठती थी। तो जूरी में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होते थे, कुछ विधि के ज्ञाता होते थे, कुछ महिलाएं होती थी, मतलब इन सब मिला के, और एक या दो जज होते थे। इनको मिलाकर एक जूरी बनती थी। तो ये उसी के बारे में कह रखा है, जो जूरी वगैरह होता है, जैसे न्यायाधीश क्वेश्चन कर सकता है वैसे जूरी भी कर सकती है। हालांकि अब जूरी नहीं बैठती, लेकिन हाँ अभी खत्म नहीं है, तो एक जूरी अब जूरी वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ अंग्रेजों के टाइम उस समय जूरी बैठती थी, है ना, जूरी वगैरह बैठा जाता था। तो उनके भी जैसे न्यायाधीश करते हैं वैसे जो जूरी के जो सदस्य होते हैं ये लोग भी कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट सेक्शन है इसका, अध्याय जो है आपका 11।
अध्याय जो है 11 में केवल एक ही जो है सेक्शन है। अध्याय 11 में क्या है, एक ही सेक्शन है आपका 167। ये पूछा जाता है 167। ये कहता है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूरी हेडिंग याद कर लेना, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के कारण नवीन विचारण नहीं होगा। ये कब नहीं होगा, ये देखिए इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या ग्रहण स्वयं में किसी भी मामले के नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उलटे जाने के लिए आधार नहीं होगा यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है यह प्रतीत होता है कि आक्षेप या गृहित उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय में न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था, अथवा यह कि यदि अग्रहित साक्ष्य लिया भी गया होता तो उससे विनिश्चय में फेरफार ना होना चाहिए था। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई न्यायालय में अगर कोई साक्ष्य गलत तरीके से लिया गया है या अनुचित तरीके से लिया गया है और अगर मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मामले में इतना याद रखें, मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता, मामला नहीं बदलता, तो केवल इस आधार पर कि वो साक्ष्य गलत तरीके से लिया गया था, इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए था, उसका नवीन विचारण किया जाए, दोबारा ट्रायल किया जाए, कोई दोबारा ट्रायल नहीं होगा केवल इस आधार पर। अब आप कहोगे क्यों नहीं होगा, हो सकता है तब जब न्यायालय को ये लगता है कि जो तरीका गलत तरीका लिया गया था, अगर इस तरीके से लिया जाता तो मामला कुछ और होता, पलट गया होता। अगर इस तरीके का मैटर तो नवीन विचारण हो सकता, अन्यथा सामान्यतः नहीं होगा। अगर वो न्यायालय को लगता है कि अगर ये अनुचित तरीके से लिया, अगर सही तरीके से भी लिए थे तो भी यही फैसला आना था, अनुचित तरीके से लिया गया तो भी यही फैसला आया, उससे कोई बड़ा मैटर में कोई उलटफेर होने वाला नहीं है। तो केवल इस आधार पर कि साक्ष्य अनुचित तरीके से लिया गया था, गलत तरीके से लिया गया था, उसका नवीन विचारण नहीं होगा, मतलब उस दोबारा ट्रायल नहीं होगा। ठीक है, भले ही साक्ष्य लेने में कोई गलती हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, उसके आधार पर जो है किसी भी प्रकार नवीन विचारण नहीं होगा। ये आपका जो है एविडेंस था 167 और खत्म इसको। ये इसके बाद जो है 1 मिनट